JN1 देश के 8 राज्यों में फैल चुका है। अब तक देश भर में इसके कुल 109 केस मिले हैं। इनमें सबसे ज़्यादा 36 मामले गुजरात में पाए गए हैं। बीते 24 घंटे में इस वेरिएंट के 40 मरीज मिले हैं। वहीं कोरोना के मरीजों की बात करें तो 400 से 600 केस रोज आ रहे हैं। आज कोरोना से 3 मरीजों की मौत हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़्यादातर मरीज होम आइसोलेशन में है। नया वेरिएंट आने के बाद हॉस्पिटलाइजेशन रेट में यानी अस्पताल में भर्ती होने की जो दर है उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक कोरोना का नया JN1 वेरिएंट अब तक 41 देशों में फैल चुका है। फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, सिंगापुर, स्वीडन में JN1 के मामले सबसे ज़्यादा हैं। WHO ने सावधानी के तौर पर एडवाइजरी जारी की है। इसमें लोगों को भीड़ वाले इलाके, बंद या दूषित हवा वाले इलाके में मास्क पहनने की सलाह भी दी गई है। साथ ही दूरी बनाने के लिए भी कहा गया। और हम भी आपसे आग्रह करेंगे, डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल चिंता मत करिए, सब कुछ कंट्रोल्ड है। हम सब वैक्सीनेटेड हैं, हमें वैक्सीन लग चुकी है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इस समय नए साल के मेल मुलाकात के मौके पर सावधानी जरूर बरतें। JN1 वेरिएंट के लक्षण क्या है जान लीजिए। नाक लगातार सर्दी जुकाम के बाद बहती रहती है, खांसी, सर दर्द काफ़ी होता है, इसमें कमजोरी या थकान का अनुभव लगातार होता है, मांसपेशियों में मसल्स में दर्द की स्थिति होती है, गले में खराश और नींद न आने की प्रॉब्लम भी JN1 वेरिएंट से अगर आप इन्फेक्टेड हैं तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। लगभग कोरोना जैसे ही लक्षण हैं, तो डरना बिल्कुल नहीं है, समझना है और आप समझेंगे चीज़ों को तो ज़रूर इससे बहुत अच्छे से लड़ पाएंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ और ये भी कोरोना से ही जुड़ी हुई है। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामलों में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है। बीते 24 घंटों की बात करें तो कोरोना के 3 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 9 पहुंच गई है। भोपाल में 4, इंदौर में 3 और जबलपुर में 2 सक्रिय मामले कोरोना के सामने आए हैं। तो मध्य प्रदेश में भी आप देख रहे हैं कि कोरोना के मामलों की शुरुआत हो चुकी है और ये दिक्कत पैदा कर रहा है। चलिए आपको बताते हैं कि छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में कोरोना के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। बीते 24 घंटों में कोरोना के करीब 5 नए मरीज मिले हैं, जिसमें एक्टिव मरीजों की संख्या 14 हो गई है और दुर्ग में सबसे ज़्यादा 4 नए मरीज कोरोना के JN1 वेरिएंट हो सकता है ये, जिसके मरीज मिले हैं। तो कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में जैसे जैसे जांच बढ़ेगी तो कोरोना के मामले भी बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन डरिए मत, सावधानी बरतिए और निश्चिंत रहिए क्योंकि वैक्सीन सबको लग चुकी है। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ और 2024 के चुनाव में पहले कांग्रेस ने बड़ा फैसला किया है। 2024 का ये जो चुनाव है उसके पहले कांग्रेस ने एक बड़ा फैसला किया है। कांग्रेस ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब दूसरी यात्रा निकालने की घोषणा की है। कांग्रेस ने इस यात्रा का नाम भारत न्याय यात्रा रखा है, जो 14 जनवरी से शुरू होकर 20 जनवरी तक चलेगी। मणिपुर से मुंबई तक होने वाली इस यात्रा में कांग्रेस 6200 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, जो 14 राज्यों से होकर गुजरेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस यात्रा को हरी झंडी दिखाने की बात, प्लान ये है कि मल्लिकार्जुन खड़गे हरी झंडी दिखाएंगे और राहुल गांधी पहले की तरह इस यात्रा का नेतृत्व करेंगे। तो आपको ज़रा हम समझाने की कोशिश भी करते हैं मैप के ज़रिए कि किन किन राज्यों से ये यात्रा निकलेगी, वो 14 राज्य कौन कौन से हैं। तो आपकी स्क्रीन पर है, आप बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि न्याय यात्रा कहाँ कहाँ से निकलेगी। ये देखिए फुल स्क्रीन पर मणिपुर से निकलेगी, जहाँ नगा और कुकी संघर्ष हुआ था और महिलाओं के अपमान की घटनाएं थी। तो वहाँ से एक सिंबॉलिक जेस्चर जो है वो लेने की बात है। मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, ये वो राज्य हैं और इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ भी शामिल है। तो इन राज्यों से होकर ये यात्रा गुजरेगी और करीब 6200 किलोमीटर का ये सफ़र तय करेगी और करीब 84 ज़िलों से ये यात्रा गुजरेगी। चलिए नई यात्रा के मायने क्या हैं आपको हम ये भी बताते हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 2024 के लिए नैरेटिव सेट करने की कोशिश इसके माध्यम से की गई है। पार्टी कार्यकर्ताओं को चार्ज करने की कोशिश भी एक बड़ा उद्देश्य है। पूर्व और पश्चिम के राज्यों में पार्टी के पक्ष में यानी कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाना भी
इसका मुख्य काम है। आपको ये भी बताते हैं कि क्या थी भारत जोड़ो यात्रा। अगर हम बात करें भारत जोड़ो यात्रा क्या थी, हम आपको ये भी बताते हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में शुरू हुई थी भारत जोड़ो यात्रा। 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से इस यात्रा की शुरुआत हुई। भारत जोड़ो यात्रा करीब 5 महीने चली। कांग्रेस के अलग अलग राज्यों के नेता राहुल गांधी के साथ पैदल चले। 30 जनवरी को श्रीनगर में हुआ था समापन। इस यात्रा के माध्यम से 3500 किलोमीटर का सफर तय किया था राहुल गांधी और उनकी टीम ने। भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य घृणा, भय और कट्टरता से लड़ना है, ऐसा दावा इस यात्रा के आयोजकों का है। इस यात्रा ने 14 राज्यों की सीमाओं को ये छुएगी। जब निकलेगी तो तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश छुआ था। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक से गुजरी थी यात्रा। तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तक ये पहुंची थी। गुजरात, राजस्थान, यूपी, दिल्ली गई थी यात्रा। क्या कुछ कहना है इस यात्रा को लेकर पार्टी के नेताओं का, वो भी सुन लीजिए। All India Congress Committee has decided to hold a Bharat Nyaya Yatra from January 14 to March 20th from Manipur to Mumbai. We have done a Rahul Gandhi led a yatra from Kanyakumari to Kashmir, traveling 4,500 kilometers. That was a historic yatra. Certainly this yatra is going to interact with the youth of this country, women of this country. राजनीतिक तानाशाही की ओर देश जा रहा है, उस पर एक जनजागरण है इस यात्रा के स्वरूप में। और जैसा मैंने कहा, मध्य प्रदेश राहुल जी की यात्रा आएगी। ये यात्रा देश के हर नागरिक की यात्रा है, प्रदेश के हर नागरिक की यात्रा है। मध्य प्रदेश में बड़ी भागीदारी से हम इसका स्वागत भी करेंगे और सहभागी भी बनेंगे। ये जीत और हार का विषय नहीं है, ये देश को बचाने का विषय है, देश के संविधान को बचाने का विषय है, लोकतंत्र को बचाने का विषय है। जहां जहां पैर पड़े संतन के, संतन का अर्थ मतलब दूसरी बात कह रहा हूं मैं, जहां जहां पैर पड़े राहुल के वहीं वहीं मंटा ढार। जहां जहां गए थे वहां वहां जमानत जब तो हो गई है। जोड़ना तो छोड़ दो, कांग्रेस छोड़ दी लोगों ने। अगली खबर, मध्य प्रदेश में बीजेपी मिशन 24 की तैयारियों में जुट गई है। भोपाल के बीजेपी दफ्तर में बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर मंथन हुआ और मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा गया। इसके साथ ही विकसित भारत संकल्प यात्रा की भी समीक्षा हुई। इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और मुख्यमंत्री मोहन यादव शरीक हुए। इसके अलावा प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा सहित प्रदेश पदाधिकारी, जिला प्रभारी भी बैठक में मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कहा कि बूथ प्रबंधन और 51% तक वोट शेयरिंग को बढ़ाने के लक्ष्य पर चर्चा हुई है। जिन बूथों पर बीजेपी की हार हुई है, उन मतदान बूथों को मजबूत करने के लिए विचार विमर्श हुआ। क्या कुछ कहा वी.डी. शर्मा ने, सुनिए। इस बैठक में विकसित भारत संकल्प यात्रा, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आज पूरे देश के अंदर और अभी मध्य प्रदेश में 16 तारीख से जो हर पंचायत और गांव में घर घर तक पहुंच रही है, उसकी भी एक व्यापक समीक्षा और उसकी तैयारी जो 25 जनवरी तक चलेगी। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने उसकी तैयारी की है। बूथ प्रबंधन, प्रत्येक बूथ पर चुनाव जीतने का हमारा अभियान, 51% वोट शेयर आगामी आने वाले समय में जिन बूथों पर चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती है उन्हें। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और ये खबर जो है ये एक भावनात्मक खबर भी है, लेकिन जीवन का ये खबर एक अहम हिस्सा होती है। अब पता बदल गया है, लेकिन ये पता बदला है मामा के दरवाजे का। लेकिन मामा के दरवाजे बंद कभी नहीं रहे, खुले रहेंगे। बात हो रही है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की। उन्होंने मुख्यमंत्री निवास खाली कर दिया है और अपने नए बंगले में शिफ्ट हो गए, जहां वो जब कांग्रेस ने सरकार बनाई थी तब भी वो परिवर्तन के बाद आए थे। B8 74 बंगले मामा जी का अब नया पता ये है। विदा लेने के पहले पूर्व सीएम ने मुख्यमंत्री निवास स्थित मंदिर में पूजा अर्चना की।
करीब करीब 17 सालों का साथ रहा इस मुख्यमंत्री निवास से उनका, और गौशाला में गौ माता के दर्शन भी किए। बीच के करीब अगर 15 महीने छोड़ दें, जिसकी बात हम आपसे कर रहे थे कांग्रेस के कार्यकाल की, तो 18 साल तक वो मुख्यमंत्री निवास में रहे। शिवराज जी अपने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से मिले और विदाई ली, और इस दौरान कुछ कर्मचारी भावुक भी हुए। अपने नए ठिकाने पर जब वो पहुंचे तो एक अलग ही अंदाज था, और उनकी जीवन संगिनी अर्धांगिनी श्रीमती साधना सिंह चौहान ने अगवानी करते हुए आरती उतारी और आगे के शुभ और मंगलमय जीवन के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। और खुद शिवराज जी अगवानी के बाद जो उनकी पत्नी ने की, सीधे अपने निवास के, जो नया निवास है उनका, वहाँ पूजा स्थल वो पहुँचे। लेकिन इसके पहले मीडिया से, बंसल न्यूज़ से बातचीत में शिवराज जी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। सर, आज आप अपने बंगले में शिफ्ट हुए हैं, B8 बंगले में। मुख्यमंत्री निवास आज आपने छोड़ा है, भावुक पल कहें आज आपके लिए, क्योंकि बहुत यादें उससे जुड़ी हुई हैं। दोनों एक आनंद का पल इसलिए कि वहां रह के प्रदेश के विकास के नए आयाम गढ़े गए और जनसेवा का महायज्ञ वहां चला। आज मैं मोहन यादव जी को शुभकामनाएं देते हुए और ये प्रार्थना करते हुए वो काम आगे बढ़े यहाँ आया हूँ। अब कार्यकर्ता के नाते यहाँ से जनता की सेवा का काम भी करेंगे, अब पार्टी जो दायित्व देगी उसको भी निभाएंगे। आपने कर्मचारियों से मिले, विदाई उन्होंने आपको दी, गौ माता की भी आपने सेवा की और पूजा अर्चना करके आप इस बंगले में शिफ्ट हो रहे हैं। नहीं, वहाँ मंदिर में भी पूजा की, इतने वर्षों तक पूजा की, और देवी माँ से बात भी की, क्योंकि मैं तो माँ से बात भी करता हूँ, और उनका आशीर्वाद लेके वहाँ से विदा ली। सर, आप एक बार नहीं, आप जिस तरीके से कर्मचारियों से मिले, महिला सुरक्षा कर्मियों से मिले, उनके माथे पे हाथ रखा। नहीं, सबने इतने वर्षों तक साथ काम किया है तो वो परिवार का एक हिस्सा है, परिवार के सदस्य हैं, तो सबको गले लगाया, सबसे प्रेम से मिले। सर, अब क्या आप एक कार्यकर्ता होने के नाते, आपने कहा कि आप बीजेपी की कार्यकर्ता हैं, क्या जिम्मेदारियां आपकी रहेंगी और आपने जो वादे किए हैं जनता से उनको याद दिलाने के लिए कितना ज्यादा? तो पार्टी जो तय करेगी वो करेंगे, और जो वादे हमने किए हैं वो हमारी सरकार पूरा करेगी। ये थे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी अपनी चिर परिचित मुद्रा में, और बहुत ही संतुलित और शांत। अगली खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल का पहला विस्तार हो चुका है, लेकिन शपथ के 6 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है। हालांकि अब चर्चाएं हैं कि जल्द ही मंत्रियों के विभाग घोषित हो जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इनके मुताबिक अनुभवी मंत्रियों को बड़े विभाग दिए जा सकते हैं। डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा को बड़े विभाग मिल सकते हैं। आपको बता दें कि साय सरकार में 9 मंत्रियों की शपथ के बाद 12 सदस्यीय मंत्रिमंडल हो चुका है। इधर 6 दिन बाद भी विभागों का बंटवारा न होने पर कांग्रेस तंज कस रही है। देखिए, सुनिए। मंडल के विभाग में बंटवारा इसलिए नहीं हो रहा है कि मलाईदार विभागों के बंटवारों के लिए जूतम पैजार मची हुई है। यहां से लेके ऊपर तक अप्रोच लगाए जा रहे हैं, बोलियां लगाई जा रही है, हिस्सेदारी की गारंटी दी जा रही है, और इसी कारण से मंत्रिमंडल के बंटवारे में दिक्कत हो रही है। अब तो यह भी तय किया गया है कि मंत्रियों के साथ संगठन के एक लोग को भी समझाया जाएगा। अरे भाई, मंत्री जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुने हुई जनता के प्रतिनिधि रहते हैं, तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था में संगठन के आदमी का मंत्री के साथ में लगाना सीधे सीधे संवैधानिकतर व्यवस्था है। यह भारतीय जनता पार्टी की जनता के प्रति अविश्वास है, जनमत का अपमान है। देखिए, मंत्रिमंडल तो बन गया है, विभागों का बंटवारा है वो अतिशीघ्र हो जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। ये जो निर्णय लेती है वो जनता के हित में होते हैं, ताकि सबके साथ संपर्क बना रहे विभागों का और मंत्रियों का। इसके लिए जो जो पहल होगी वो भारतीय जनता पार्टी करेगी। भारतीय जनता पार्टी सर्वस्पर्शी, समावेशी और सबका ध्यान रखने वाली पार्टी है। अगली खबर, केंद्र सरकार ने मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर यानी मसर्रत आलम ग्रुप पर बैन लगा दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि देश विरोधी गतिविधियों की वजह से इस संगठन पर UAPA के तहत बैन लगाया गया है। उन्होंने लिखा, मसर्रत आलम ग्रुप के सदस्य जम्मू कश्मीर में राष्ट्र विरोधी और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल हैं।
ये आतंकी गतिविधियों का समर्थन करते हैं और लोगों को जम्मू कश्मीर में इस्लामी शासन स्थापित करने के लिए उकसाते हैं। सरकार का मैसेज साफ है कि हमारे लिए देश की एकता, संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ काम करने वाले किसी भी शख्स या ऑर्गेनाइजेशन को बख्शा नहीं जाएगा। तो ये दो टूक बातें हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी की, जिन्होंने इस संगठन पर बैन लगाते हुए ये बात कही। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। भगवान प्रभु राम के मंदिर में जोर शोर से दिन रात काम चल रहा है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजामात हैं। ऐसे में बंसल न्यूज की टीम, जो वहां बीते कई दिनों से डेरा डाले हुए है, आपके लिए बंसल न्यूज ने राम मंदिर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राम मंदिर जब पूरी तरह से चमचमाता हुआ आपके हमारे सामने होगा तो इसका स्वरूप कितना भव्य और कितना दिव्य होगा। देखिए ये तस्वीरें। क्या नाम है? अंजनी शुक्ला सर। क्या काम करते हैं? यही श्रमिक का हेल्परी। क्या कर रहे हैं इसमें? मंदिर में क्या काम कर रहे हैं? मंदिर में पत्थर उत्थर उठाना पड़ता है, ये सब करते हैं। जी। साफ सफाई, झाड़ू पोछा। ठीक। भगवान जो कराए सब करेंगे। जब मोदी झाड़ू मार रहे हैं, हमारी क्या औकात है? तो देखिए ये एक अंदाज भी है जिसमें एक एटीट्यूड भी है। श्रमिक महोदय जिस तरह से कह रहे थे, और बात जब प्रभु श्री राम की है तो फिर ये बात तो उठेगी ही। अयोध्या जंक्शन का बदला नाम अयोध्या धाम जंक्शन होगा। नया नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले इस पूरी प्रक्रिया को अमली जामा पहनाया जाएगा। तो अब अयोध्या जो है, अयोध्या जंक्शन अयोध्या धाम जंक्शन के नाम से पहचाना जाएगा। और मोदी जी के दौरे से पहले नोटिफिकेशन जारी होगा और 30 दिसंबर को अयोध्या धाम जंक्शन का मोदी जी लोकार्पण करेंगे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण खबर 22 जनवरी के पहले। अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे जो क्रिकेट के मैदान से है। दक्षिण अफ्रीका के सेंचुरियन में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत की पहली पारी 245 रनों पर खत्म हुई। नाबाद लौटने वाले मंगलवार को जो खेल समाप्त हुआ था, तो नाबाद लौटे थे केएल राहुल। आज उन्होंने तेज बैटिंग करते हुए अपना शतक पूरा किया। इस शतक में राहुल ने 14 चौके और 4 छक्के भी उड़ा दिए। शतक पूरा करने के बाद वो आउट हुए। भारतीय पारी का जवाब देते हुए साउथ अफ्रीका ने 5 विकेट खोकर 256 रन बना लिए हैं। तो अब ये टेस्ट मैच एक रोमांचक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है और इस तरह भारत पर उसने 11 रनों की लीड बना ली है। आखिरी टेस्ट खेल रहे डीन एल्गर ने शतक लगाकर अपनी टीम को मजबूती दी। भारत की तरफ से मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह ने 2-2 विकेट अपने नाम किए। चलिए, तो अब वक्त है आपसे इजाजत लेने का और आपसे मिलेंगे गुरुवार को फिर इसी समय इसी वक्त। लेकिन जाने से पहले बंसल न्यूज पर बने रहिए और मुझे दीजिए इजाजत। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।